पापा के 60th बर्थडे पर मानी की बेइज्जती पर मेरा जवाब सुन के सब शॉक हो गए। मैं अनन्या हूँ, 28 साल की, और मैं हमेशा से पापा की लाडली रही हूँ। मेरे पापा का 60th बर्थडे बहुत स्पेशल होने वाला था। मैंने 2 साल पैसे बचाए थे एक फैमिली ट्रिप के लिए, उनके पिंड, उनके पुराने घर पंजाब में। लेकिन जब मैं उस ट्यूसडे को अपने पेरेंट्स के घर मुंबई पहुंची तो मेरी मम्मी के शब्दों ने किसी छुरी से ज्यादा गहरा जख्म दिया। हम सब ने डिसाइड किया है कि तुम पापा के बर्थडे पार्टी में वेलकम नहीं हो, उन्होंने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस बेरुखी से एक ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ट्रस्ट मी, आगे जो होगा वो परिवार और वफादारी के बारे में आपकी सोच बदल देगा। मुंबई में बड़े होते हुए मैं हमेशा अपने ही घर में एक आउटसाइडर जैसा फील करती थी। मेरा करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे बेंगलुरु ले गया, लेकिन मेरे पापा के साथ मेरा कनेक्शन हमेशा से मेरा सबसे मजबूत रिश्ता रहा। राजिंदर शर्मा उस तरह के पापा थे जिन्होंने मेरा कोई स्कूल फंक्शन मिस नहीं किया, जिन्होंने मुझे गाड़ी चलाने से पहले टायर बदलना सिखाया और जो स्कूल में मेरे टिफ़िन बॉक्स में छोटी छोटी हिम्मत बढ़ाने वाली चिट्ठियाँ रखते थे। वो मेरी हिम्मत थे। मेरी मम्मी मीना एक अलग ही कहानी थी। बचपन से ही उन्होंने मुझसे एक दूरी बनाए रखी, जबकि मेरा सारा प्यार और ध्यान मेरे बड़े भाई रोहन पर लुटाया। फैमिली फोटोज़ में ये साफ दिखता है, रोहन और मम्मी हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए, जबकि पापा और मैं थोड़ा अलग खड़े होते थे। ऐसा नहीं था कि वो जालिम थीं, कम से कम साफ तौर पर तो नहीं। ये सब बहुत अजीब था। भूल जाना मेरा बर्थडे, मेरी अचीवमेंट्स को नज़रअंदाज करना और हमेशा मेरी तुलना मेरे से ज़्यादा सफल भाई से करना। थोड़ा अपने भाई जैसा क्यों नहीं बन सकती, ये मेरे बचपन का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया था। रोहन मुझसे 4 साल बड़ा और हर तरह से परफेक्ट, स्पोर्ट्स में आगे, हमेशा फर्स्ट क्लास लाता और मम्मी के सारे इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता था। मैंने कोशिश की, भगवान जानता है मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन मेरी माँ के लिए मेरी हर कोशिश कम ही पड़ती थी। पिछले साल सब कुछ बदल गया जब पापा को एक माइनर हार्ट अटैक आया। मैं तुरंत छुट्टी लेकर घर आ गई और 3 हफ्ते उनकी रिकवरी में मदद की। मम्मी को मेरा वहाँ होना पसंद नहीं था, वो बार बार कहती रहती थी कि मैं उनका रूटीन खराब कर रही हूँ। लेकिन पापा की शुक्रिया भरी मुस्कान हर ताने पर भारी थी। उन्हीं दिनों में पापा की नाजुक सेहत को इतने करीब से देखकर मैंने खुद से एक वादा किया, मैं उनका 60th बर्थडे सच में यादगार बनाऊंगी। बेंगलोर में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के अपने फ़ायदे थे, खासकर ऐसी सैलरी जिससे मैं आराम से सेविंग कर सकती थी। 2 साल तक मैंने सिर्फ पापा के बर्थडे सरप्राइज़ के लिए पैसे जोड़े। इस साल अप्रैल तक मैंने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। पापा हमेशा अपने दादाजी के पिंड जाने की बातें करते थे, जो अमृतसर के पास था। वो शर्मा परिवार की जड़ों को उनके असली गांव तक ट्रेस करना चाहते थे। ये उनके लिए एक मौका था। जब मैंने 6 महीने पहले फैमिली डिनर पर यह आइडिया रखा तो सबका रिएक्शन पॉजिटिव लगा। पापा की आंखें तो जैसे तारों की तरह चमक उठीं। अमृतसर? सच में? तू मेरे लिए ये करेगी? उनका उत्साह मेरे लिए काफ़ी था। रोहन ने भी सर हिलाया और उसकी पत्नी रिया ने भी गोल्डन टेम्पल जाने की इच्छा जताई। यहाँ तक कि मम्मी भी थोड़ी सपोर्टिव लगी, टाइमिंग और रहने के इंतज़ाम के बारे में प्रैक्टिकल सवाल पूछने लगी। मैं उस डिनर से बहुत उम्मीदों के साथ निकली। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वार्निंग साइंस पहले ही देख लेने चाहिए थे। मम्मी की मुस्कान जो उनकी आंखों तक नहीं पहुँचती थी। रोहन का अचानक बदला हुआ सुर जब उसने एकदम से जाने के लिए हाँ किया। फरवरी तक पापा के जून के बर्थडे के पास आते आते मैंने ट्रिप की डिटेल्स फाइनलाइज करने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। मैंने अमृतसर के पास एक खूबसूरत हेरिटेज हवेली बुक की जिसमें पूरे परिवार के लिए कमरे थे और खेत खलिहान के सुंदर नज़ारे थे। मैंने वहाँ के दूर के रिश्तेदारों को भी ढूंढ निकाला था जो अभी भी पिंड में रहते थे। मैंने सोचा पापा उनसे मिलकर कितने खुश होंगे जब वो उन पुरानी ज़मीन के कागजातों को अपने हाथों में लेंगे। हर डिटेल जो मैं फाइनल करती, मुझे लगता जैसे मैं उन्हें एक और तोहफा दे रही हूँ। मैंने एक प्राइवेट टूर गाइड बुक किया जो हमें गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग ले जाता और एक दिन पिंड में लंगर रखवाने का भी प्लान किया। जैसे जैसे मेरा उत्साह बढ़ रहा था, मेरे परिवार का उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा था। मम्मी हमारे हफ्ते के फ़ोन कॉल्स पर ऑल्टरनेटिव सेलिब्रेशंस के सुझाव देने लगी।
तेरे पापा शायद कुछ सिंपल सा ही चाहेंगे, उन्होंने एक शाम को कहा। तू जानती है ना, इतने झमेलों से वो परेशान हो जाते हैं। ये उस औरत से सुनने को मिल रहा था जो खुद के लिए हर साल 100 मेहमानों वाली किटी पार्टीज रखती थी। रोहन से बात करना मुश्किल हो गया। फ्लाइट ऑप्शंस के बारे में मेरे मैसेजेस का जवाब दिनों तक नहीं आता। जब आता तो बहुत बेमन से, जो तुझे ठीक लगे, वो टेक्स्ट करता। सिर्फ पापा का जोश बरकरार था। वो बच्चों की तरह पंजाबी के कुछ शब्द प्रैक्टिस करते। किद्दाई पुत्तर, वो मुझे ग्रीट करते। 3 महीने पहले मम्मी ने मुझे संडे डिनर पर बुलाया। मैं पापा के लिए गाइड बुक और सबके लिए मीठा लेकर पहुंची। माहौल अजीब था। रोहन और रिया पहले से वहां थे। मम्मी से धीरे धीरे बात कर रहे थे, जो मेरे आते ही बंद हो गई। हम गर्मियों के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। मम्मी ने नजरें चुराते हुए कहा। डिनर के दौरान जब मैं पंजाब ट्रिप की बात करती, टॉपिक बदल जाता। ऐसा लग रहा था जैसे सब मिले हुए हैं, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मीठे के बाद मैं हॉल में अपने बॉस का कॉल लेने चली गई। जैसे ही कॉल खत्म हुआ, मैंने किचन से मम्मी और रोहन की आवाज सुनी। सारा क्रेडिट खुद ही ले लेगी, इनके बर्थडे का, जैसे वही जानती है कि पापा को क्या चाहिए। हाँ माँ, रोहन ने जवाब दिया, हमेशा से ऐसा ही है। अनन्या और पापा अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा इसके सब फाइनलाइज करने से पहले। पापा एक प्रॉपर सेलिब्रेशन डिजर्व करते हैं, न कि ये थका देने वाली यात्रा। उनके शब्द सुनकर मैं वहीं जम गई। उनके लहजे में इतनी नफरत। क्या वो मेरे तोहफे को ऐसे देखते थे? एक सेल्फिश कोशिश पापा पर कब्जा करने की। अगले दिन जब पापा ने खुद कॉल करके उस लंगर के बारे में पूछा, तो उनके जोश ने मुझे फिर से विश्वास दिलाया। ये मैं वर्सेस वो नहीं था, ये पापा को उनका एक सपना देने के बारे में था। लेकिन इसके बाद मम्मी ने मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। 1 हफ्ते की खामोशी के बाद मैं बिना बताए उनके घर चली गई। ये मार्च का एक आखिरी सैटरडे था। मैं पास की मशहूर मिठाई की दुकान से उनकी पसंदीदा काजू कतली लेकर गई। एक शांति प्रस्ताव। जैसे ही मैं उनकी गली में मुड़ी, मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं। मैंने अपनी चाची की कार, मामा जी की कार और दर्जनों रिश्तेदारों की गाड़ियां पहचानी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने 1 ब्लॉक दूर गाड़ी पार्क की और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी। खिड़कियों से मैंने देखा कि लोग अंदर आना जाना कर रही थी। मुझे किसी ने नहीं बुलाया था। एक पल के लिए सोचा कि चली जाऊं, लेकिन फिर हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। मेरी कजिन प्रिया ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। अनन्या, तुम यहाँ? हाँ मैं, कहते हुए मैं अंदर चली गई। लिविंग रूम एक पार्टी की तैयारी का मैदान बना हुआ था। एक बड़ा सा बैनर लगा था, राजिंदर जी के 60वें जन्मदिन पर विशाल जागरण। मेरी चाची एक सीढ़ी पर चढ़कर डेकोरेशंस लगा रही थी, जबकि मामा जी एक हलवाई से मेन्यू डिस्कस कर रही थी। मम्मी की सहेलियां इन्विटेशंस लिख रही थीं। मम्मी किचन से निकली और मुझे देखकर वहीं जम गई। उनके चेहरे पर गुस्सा या हैरानी नहीं, बल्कि चिढ़ थी। अनन्या, उन्होंने साफ सुथरे अंदाज में कहा, हमें तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। वो तो दिख ही रहा है। ये सब क्या है? पार्टी प्लानिंग कमेटी है, तुम्हारे पापा के बर्थडे के लिए। मैंने उस पार्टी कमेटी को देखा जिसमें मेरे अलावा हर रिश्तेदार शामिल था। आप लोग मेरे बिना पार्टी प्लान कर रहे हैं? मम्मी मुझे किचन में ले गई। वहाँ केक के सैंपल्स और केटरिंग मेन्यूज फैले हुए थे। तुम्हें इस सब में इंटरेस्ट होगा, हमने नहीं सोचा था, उन्होंने कहा, तुम्हारे ऑल्टरनेटिव प्लान्स को देखते हुए। मेरे ऑल्टरनेटिव प्लान्स? मतलब वो ट्रिप जिसके लिए पापा इतने एक्साइटेड हैं? तुम्हारे पापा अब मान गए हैं कि एक लोकल सेलिब्रेशन ही बेहतर है, उन्होंने कहा। ये उन्होंने आपसे कहा या आपने उन्हें कहा? मैंने चैलेंज किया। उनकी आंखें सिकुड़ गई। तुम हमेशा खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझती हो ना अनन्या? उनकी आवाज में जहर था। ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं थी, ये कुछ गहरा था। मुझे पापा से बात करनी है, कहाँ है वो? एक पल के लिए उनके चेहरे पर घबराहट आई। वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? बाहर गए हैं, उन्होंने जल्दी से कहा। मैंने फोन निकाला और पापा को कॉल किया। उनकी फोन की रिंगटोन घर के अंदर से ही स्टडी रूम से गूंजी। मम्मी का चेहरा सख्त हो गया। वो फोन भूल गए। उस पल मैं समझ गई कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है। पापा अपने हार्ट स्केयर के बाद फोन के बिना कहीं नहीं जाते थे। मैं उनका इंतजार करूंगी, मैंने किचन की कुर्सी पर बैठते हुए कहा। थोड़ी देर में रोहन वहां आ गया। उसे मम्मी ने ही भेजा होगा। अनु, उसने कहा, ये पर्सनल नहीं है, हम बस। पर्सनल नहीं है, मैंने कहा। तुम लोगों ने पापा की खुशी के बारे में सोचा भी नहीं।
और तुम्हें लगता है कि 60 साल के आदमी को अपने पिंड में धक्के खाना पसंद आएगा जब वो यहाँ दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सकता है? उसने पूछा। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा था। हमारी आवाजें ऊंची हो गई थीं। मम्मी हमारे बीच आ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस करो, वो चिल्लाई। तुम हमेशा की तरह सब कुछ बर्बाद कर रही हो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। सालों से आउटसाइडर बनने का, नज़रअंदाज होने का एहसास सब उस एक मल में उबल आया। बर्बाद कर रही हूँ? मैं खड़ी हो गई। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ चल क्या रहा है? मुझे पापा के बर्थडे प्लानिंग से बाहर क्यों रखा गया है? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? किचन में सारे रिश्तेदार आकर खड़े हो गए थे। ये तमाशा देख रहे थे। मम्मी ने सबके चेहरे देखे और फिर मुझे। उनके चेहरे से शराफत का नकाब उतर गया। तुम जानना चाहती हो क्या हो रहा है? ठीक है, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि तुम अपने पापा के बर्थडे पार्टी में वेलकम नहीं हो। शब्द हवा में जहर की तरह तैर गए। एक चाची ने धीरे से कहा, मीना। लेकिन मम्मी के चेहरे पर जो विजयी मुस्कान थी, उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं उन्हें घूरती रही, उस औरत को जिसने मुझे जन्म दिया था। अच्छा, अब समझ आया, मैंने आखिरकार कहा। मेरी आवाज़ हैरत अंगेज से शांत थी। बिना एक और शब्द कहे मैं किचन से उन घूरती हुई आंखों के बीच से लिविंग रूम से होते हुए बाहर निकल गई। किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझे पुकारा नहीं। ये खामोशी इस बात का सबूत थी कि ये सिर्फ मम्मी का काम नहीं था। मैं परिवार की दुश्मन बन चुकी थी और कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। अपनी कार में कांपते हाथों से मैंने 2 फ़ोन कॉल्स किए। पहला अमृतसर की हवेली को, रिजर्वेशन कैंसिल। दूसरा ट्रैवल एजेंट को, सारी फ्लाइट्स और टूर्स कैंसिल। हर कैंसिलेशन के साथ मुझे दुख और आज़ादी का एक अजीब सा एहसास हो रहा था। पापा का सपना मर चुका था, लेकिन कुछ और पैदा हो रहा था। एक एहसास कि मैं इससे बेहतर डिज़र्व करती हूँ। अपने बचपन के घर से दूर जाते हुए मैंने पापा को एक आखिरी टेक्स्ट भेजा। आई लव यू पापा, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं आ पाऊंगी। उम्मीद है आप किसी दिन समझ पाएंगे क्यों। फिर मैंने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए। मम्मी, रोहन, रिया, सारे रिश्तेदार जो चुपचाप खड़े रहे थे, सबके सिवाय पापा के। उनकी लाइन हमेशा खुली रहेगी। पंजाब का सपना खत्म हो गया था। परिवार के ठीक होने का ख्वाब टूट गया था। लेकिन उस पल मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सुबह तक सब कुछ कैसे बदल जाएगा। रात को मेरी सबसे अच्छी दोस्त रिया आई। तेरा टेक्स्ट बहुत अजीब था, क्या हुआ? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मेरी पूरी कहानी सुनी और फिर गुस्से से बोली, ये क्या बकवास है? मैं जानती थी तेरी मम्मी थोड़ी अजीब है, पर ये तो हद हो गई। सबसे बुरा ये है कि पापा को कुछ नहीं पता, मैंने कहा। उन्होंने उनके बर्थडे के सारे फैसले मेरे बिना कर लिए और उन्हें ये झूठ बोल दिया कि मैं ही नहीं आना चाहती। रिया ने एक पल सोचा। तो क्या हुआ, ट्रिप कैंसिल हो गई तो फिर भी जा। कहाँ? कहीं भी। अपने लिए जा, राजस्थान जा, केरल जा। तेरे पास पैसे हैं, छुट्टी है, जा, अपनी जिंदगी जी। ये आइडिया अजीब था, लेकिन मेरे दिमाग में एक चिंगारी जल गई। रिया ने मेरा लैपटॉप खोला। चल अभी देखते हैं। हमने उदयपुर में एक छोटा सा खूबसूरत होटल देखा। ये बुक कर, उसने कहा। मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश थी। क्या पापा के बिना जाना सही होगा? वो चाहेंगे कि तू जाए, रिया ने धीरे से कहा। वो हमेशा से तेरी आज़ादी को सपोर्ट करते आए हैं। वो सही थी। मैंने बुक नाउ पर क्लिक कर दिया। सुबह जब मैं उठी तो मेरे फ़ोन पर 18 मिस्ड कॉल्स और 37 टेक्स्ट मैसेजेस थे। एक वॉइसमेल रोहन का था, रात 3:17 पर। मैंने घबराकर प्ले किया। अनन्या, मैं हूँ। रोहन की आवाज़ अजीब टूटी हुई थी। मुझे तुझसे बात करनी है। हे भगवान, हमने सब गड़बड़ कर दी। मम्मी ने सबसे झूठ बोला है, पापा से भी। उन्हें पंजाब ट्रिप के बारे में कभी पता ही नहीं चला। मम्मी ने उनसे कहा कि तुम उनके बर्थडे के किसी भी सेलिब्रेशन में आने से मना कर रही हो। वो टूट गए हैं, ये सोचकर कि तुम उनका हिस्सा नहीं बनना चाहती। प्लीज़ कॉल मी बैक। पापा सच जानने के हकदार हैं। मैं वहीं सुन्न होकर बैठ गई। पापा को नहीं पता था। वो सोचते थे कि मैंने उन्हें उनके बर्थडे पर अकेला छोड़ दिया। मैंने कांपते हाथों से रोहन को कॉल बैक किया। उसने पहली रिंग पर उठाया। एक्सप्लेन करो, मैंने कहा, एक एक बात। और उसने किया। अगले 45 मिनट तक उसने झूठ का एक ऐसा जाल खोला जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मम्मी ने पापा को भेजे मेरे शुरुआती प्लानिंग के ईमेल्स इंटरसेप्ट किए, मेरे टेक्स्ट मैसेजेस डिलीट किए और सबके सामने मेरी नियत को गलत तरीके से पेश किया। पापा को उन्होंने कहा कि मैं काम में इतनी बिजी हूं कि आ नहीं सकती। रिश्तेदारों से कहा कि मैं एक महंगी ट्रिप पर पापा को अकेला ले जाना चाहती हूं। और रोहन को उन्होंने कहा कि मैं उसके सजेशंस को इग्नोर कर रही हूं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा।
मुझे लगता है, रोहन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो हमेशा से तुम्हारे और पापा के रिश्ते से जलती आई हैं। जब तुमने उनके लिए इतना बड़ा, इतना सोचा समझा प्लान बनाया जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, तो उन्होंने उसे बर्बाद करने का फैसला किया। तुम्हें सच कैसे पता चला? पापा को कल रात मम्मी की अलमारी में तुम्हारा भेजा हुआ पंजाब ट्रिप का एक ब्रोशर मिला। जब उन्होंने पूछा तो मम्मी की कहानियां आपस में टकराने लगी। फिर पापा ने बैंक कॉल किया और सब कुछ सामने आ गया। पापा कहाँ हैं अब? चाचा जी के घर। वो मम्मी के साथ उस घर में नहीं रह सकते थे। वो टूट गए हैं अनु। मैं आ रही हूँ। और रोहन, मम्मी को मत बताना। चाचा जी के घर मैंने पापा को आंगन में अकेले बैठे देखा। उनकी आंखें लाल थीं। अनन्या, उन्होंने मुझे देखा और अपनी बाहें फैला दी। मैं उनके गले लगकर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो पापा, मैंने कहा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, उन्होंने कहा। हमने बैठकर सारी बातें की। रोहन भी आ गया। हम तीनों, एक अजीब सी टीम, एक साथ बैठे थे। हमें मम्मी से एक साथ मिलकर बात करनी होगी, रोहन ने कहा। पापा ने सर हिलाया। इस बार वो कहानी को तोड़ मरोड़ नहीं पाएगी। पंजाब का क्या? रोहन ने आखिरकार पूछा। मैंने सब कैंसिल कर दिया, मैंने धीरे से कहा। तो फिर से बुक कर लो, पापा ने कहा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। सिर्फ तुम और पापा, रोहन ने सजेस्ट किया। ये ट्रिप हमेशा से पापा की विरासत के बारे में था। तुम दोनों जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। ये सुनकर मैं हैरान थी। 2 दिन पहले वाला रोहन ऐसा कभी नहीं कहता। पापा ने मेरी तरफ देखा। क्या कहती हो अनन्या, क्या हम अपने सपने को बचा सकते हैं? उन्हें देखकर, उस अच्छे इंसान को जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था, मैं जानती थी कि सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है। मैं कल से ही कॉल्स करना शुरू करूंगी, मैंने वादा किया। मम्मी से अगले दिन कॉन्फ्रंटेशन उतना ही मुश्किल था जितना हमने सोचा था। पहले इनकार किया, फिर रोने लगी और आखिरकार गुस्से में फट पड़ी। सालों का गुस्सा, जलन, सब बाहर आ गया। तुम हमेशा से उसकी फेवरेट थी, वो मुझ पर चिल्लाई। जिस दिन तुम पैदा हुई मैं उसकी जिंदगी में दूसरे नंबर पर आ गई। ये सुनना दर्दनाक था लेकिन जरूरी भी। तुमने मुझसे कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की मीना? पापा ने आखिरकार पूछा। उसके बाद मम्मी टूट गईं। उनके अंदर की असली कमजोरी पहली बार सामने आई। रोहन ने फैसला किया, माँ, आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। मम्मी ने थेरेपी शुरू की, पापा कुछ वक्त के लिए अलग रहने लगे और 2 महीने बाद पापा और मैं अमृतसर की फ्लाइट में थे। पंजाब ने हमारा स्वागत सुनहरी धूप और लहलहाते खेतों से किया। अपने पिंड में अपने दूर के रिश्तेदारों से मिलकर पापा बच्चों की तरह रोए। संडे को उनके घर के आंगन में एक लंबी टेबल पर बैठकर उनके साथ खाना खाते हुए हमने अपने परिवार की कहानियां सुनी। गोल्डन टेम्पल में सर झुकाकर जो शांति मिली वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। धन्यवाद बेटा, उन्होंने उस रात मुझे कहा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। हम वापस आए तो परिवार बदल चुका था। 1 साल बाद पापा के 61st बर्थडे पर हम सब एक छोटे से पंजाबी रेस्टोरेंट में बैठे थे। पापा, मम्मी, रोहन, रिया और मैं। मम्मी अब अपनी थेरेपी के बारे में खुलकर बात करती थी। रोहन अब मेरा सच्चा दोस्त और भाई था। एक टोस्ट, पापा ने अपना लस्सी का ग्लास उठाते हुए कहा। सच्चाई के नाम, हीलिंग के नाम और इस समझ के नाम कि परिवार वो नहीं जो हमें मिलता है, परिवार वो है जो हम हर रोज सही चुनाव, माफी और प्यार से बनाते हैं। हमने ग्लास टकराए। जख्म के निशान हमेशा रहेंगे, लेकिन वो निशान इस बात का सबूत थे कि हम बच गए थे। हमने खुद को फिर से जोड़ लिया था। उस रात घर जाते हुए मैंने वो शांति महसूस की जो मुझे सालों से नसीब नहीं हुई थी। सफ़र वो नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी, लेकिन ये मुझे ठीक वहीं ले गया जहां मुझे जाना था।